मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी जीके की क्लास में। यहाँ से बच्चों जनरल साइंस की आपकी क्लासेस मैंने स्टार्ट की हैं, जिसमें पटवार या आप रेलवे, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जिसमें भी आपकी जनरल साइंस काम में आती है, रेलवे हो, एसएससी का एग्जाम हो, उन सभी के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं यहाँ पर कवर आपको कराऊंगी। जीके स्ट्रांग हो जाएगी आपकी कंपटीशन बेस की। अब यहाँ से अपना जो आज का सेशन है वो है एनवायरमेंटल साइंस को लेकर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक तीसरे नंबर पर पाई जाने वाली गैस है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है तीसरे नंबर की, पहले नंबर की नहीं, कौन सी कह रहे हैं हम, तीसरे नंबर की। तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों? ए ऑक्सीजन, बी जिनॉन, सी CO2, डी आर्गन। तो इसका आंसर होगा अपना CO2। जो सोच रहे हैं वो गलत है आंसर। अपना आंसर इसका क्या है? ऑर्गन है। आप सभी जानते हैं वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है 78%, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन गैस आती है और थर्ड नंबर पे गैस कौन सी आती है? आर्गन गैस आती है। फिर आप सोचेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, हमको तो लग रहा था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मैं आपको बता दूं जो कौन से नंबर पे आती है? चौथे नंबर पे आती है। अब यहाँ से इसको हम क्लियर भी कर लेते हैं कि कैसे अपना आंसर सही है कि और इमेज। तो यहाँ से हम देखेंगे बच्चों, यहाँ से अपना आंसर देखिए, आपको मैंने कहा था नाइट्रोजन कितना है? 78%, ऑक्सीजन देखिए 20.9%, और जो CO2 की मात्रा है वो कितनी है? मात्र 0.03%, जबकि आर्गन आप देख रहे हैं 0.9%। अब आप खुद मेजरमेंट कर सकते हैं कि हाँ कौन सी गैस कौन से नंबर पे आएगी। तो पहले नंबर पे नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आर्गन और चौथे नंबर पे कौन सी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। तो अब यहाँ से अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे बच्चों। यहाँ से अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन है BOD क्या है? ए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी बायोलॉजिकल ऑपरेशन डाटा, सी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, डी नन ऑफ द अबव। तो अपना आंसर है इसका ए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हिंदी में क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मीन्स जैविक, ऑक्सीजन और डिमांड मतलब मांग, जैविक ऑक्सीजन डिमांड। मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ से बच्चों। मान लीजिए यहाँ से हमने किसकी बात करी? एक समुद्र की बात करी, जिसको हमने मान लिया बॉक्स में, है ना। तो एक समुद्र की बात करी, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? अपना पानी है, लेकिन इसके अंदर क्या डाल दिया हमने? वेस्ट मटेरियल डाल दिया। मतलब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? कोई भी कार्बनिक पदार्थ डाल दिया। कार्बनिक पदार्थ डालने से होगा क्या? कार्बनिक पदार्थ जैसे ही इसके अंदर गया, जैसे मान लीजिए इसको हम और बड़ा कर लेते हैं, कार्बनिक पदार्थ जैसे ही इसके अंदर गया तो इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव उपस्थित होंगे समुद्र में, वो इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, इस कार्बनिक पदार्थ का क्या करेंगे? अपघटन करेंगे। और इस कार्बनिक पदार्थ का अपघटन कैसे होगा? जितना भी ऑक्सीजन इस पानी के अंदर घुला हुआ है, समुद्र में घुला हुआ है, वो सारा ऑक्सीजन इस कार्बनिक पदार्थ के विघटन में काम आ जाएगा। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जैविक पदार्थ जो कि कार्बनिक पदार्थ जो कि पानी में घुले हुए हैं, उनको अपघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहलाती है? BOD। मान लीजिए हम इस तरह से बात करते हैं कि इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ जो है वो केवल कितने हैं? 2 हैं। और एक सैंपल और ले लीजिए जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थ कितने हैं? 10 है। हमने संख्या के तौर पे मान लिया। तो बताइए ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ चाहिएगी? 2 वाले में कि 10 वाले में? सीधी सी बात है, यहाँ केवल 2 ही हैं, अर्थात ऑक्सीजन इसको कम चाहिए। या 10 कार्बनिक पदार्थ है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी चाहिए? ज्यादा चाहिए। कार्बनिक पदार्थ के होने से क्या होता है? वाटर हमारा कैसा हो जाता है? प्रदूषित हो जाएगा। तो ज्यादा प्रदूषित कौन सा हुआ? 10 वाला या 2 वाला? आप कहेंगे जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थ ज्यादा पड़ा हुआ है वो ज्यादा प्रदूषित है, और जिसके अंदर ज्यादा पदार्थ पड़ा हुआ है इसका मतलब उसको खत्म करने के लिए ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिएगी। तो सीधी सी बात आप कहेंगे यहाँ ऑक्सीजन खत्म करने के लिए ज्यादा चाहिए और यहाँ ऑक्सीजन खत्म करने के लिए कम चाहिए। तो अब आप खुद मुझे बताइए कि ज्यादा प्रदूषित कौन सा हुआ? 10 वाला। तो सीधी सी बात मैं ये कहूंगी, अगर ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो इसका मतलब BOD की वैल्यू भी उस पदार्थ के लिए कम हो चुकी है। अर्थात BOD किसके लिए ज्यादा हुई? 10 वाले के लिए। ऑक्सीजन किसके लिए ज्यादा चाहिए? 10 वाले के लिए। अगर वेस्ट पदार्थ ज्यादा घुला हुआ है, प्रदूषित पदार्थ ज्यादा घुला हुआ है, तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए खत्म होने के लिए। और अगर इसके अंदर वेस्ट पदार्थ कम घुला हुआ है तो उसको ऑक्सीजन खत्म करने के लिए कम चाहिए। तो यहाँ से होगा क्या? अगर इसको सारी की सारी ऑक्सीजन दे दी जाए, इस पदार्थ को खत्म करने के लिए सारी ऑक्सीजन दे दी जाए, तो इस पानी के अंदर ऑक्सीजन बचेगी ही नहीं भाई।
तो पानी के अंदर तो ऑक्सीजन बचेगी ही नहीं। तो होगा क्या यहाँ से, ये जो पानी हमारे पास है, जितना भी इसके अंदर ऑक्सीजन है वो सारा किसको खत्म करने में काम आ जाएगा, वो सारा की सारा ऑक्सीजन इस कार्बनिक पदार्थ को खत्म करने में काम आ जाएगा। तो ऑक्सीजन सारी खत्म हो जाएगी। अगर आप बताइए मुझे, ऑक्सीजन सारी खत्म हो गई तो क्या वहाँ पे वहाँ पे जलीय जंतु जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अगर जलीय जंतु जीवित नहीं रह पाएंगे तो क्या होगा, वहाँ से जो जलीय जंतु मर जाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ से अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये एक इमेज है जिसके अंदर हमने क्या दिखा रखे हैं, वाटर बबल्स दिखा रखे हैं। ये देखिए वाटर बबल्स दिखा रखे हैं और ये है फिश और ये दो जलीय जंतु और हैं। जब तक वाटर इसके अंदर मौजूद है, जब तक पूरी तरह से ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद है, ये क्या है, जिंदा है। लेकिन इसके अंदर हमने क्या पटक दिया, हमने इसके अंदर प्रदूषित पदार्थ पटक दिए। तो ये प्रदूषित पदार्थ क्या कंज्यूम करने लगेंगे, जितनी भी ऑक्सीजन है ये खत्म करने लग जाएंगे और ये सारी ऑक्सीजन यहाँ से खत्म हो जाएगी, ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। और उस वजह से जब ये ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी तो क्या वहाँ पर जंतु जिंदा बचेगा? नहीं बचेगा, वो जलीय जंतु मर। जैसा कि देखिए इस स्लाइड शो में आपको दिखा रखा है कि ऊपर की तरफ यहाँ कोई ऑक्सीजन का वाटर बबल्स इसके अंदर नहीं है, तो वो जीव जंतु भी क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। तो सीधी सी बात है, बीओडी अगर ज़्यादा होगी तो प्रदूषित पदार्थ ज़्यादा होगा और बीओडी कम होगी तो वहाँ प्रदूषण कम होगा। जितना वेस्ट मटीरियल ज़्यादा, बीओडी उतनी ही ज़्यादा। तो यहाँ से अपना ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से, ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी कारक है। ओजोन परत का क्षय का मतलब ऑक्सीजन के खत्म होने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन? तो ए है हमारा ऑप्शन क्लोरीन मूलक, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन और डी ऑल ऑफ दी अबव। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर CO2 इसका आंसर सोच रहे हैं तो वो गलत है। आंसर है आपका क्लोरीन मूलक। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में फीडिंग होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यही सब चीज़ की जड़ है। नहीं बच्चों, सब चीज़ का जड़ ये नहीं है। क्लोरीन मूलक यहाँ से आंसर है कि ओजोन परत की क्षय के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? क्लोरीन मूलक। सबसे पहले तो मैं इस मूलक टर्म को आपको एक्सप्लेन कर दूं। इलेक्ट्रॉन तो सब जानते हैं, ये हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, Cl इसका सिंबल होता है। अगर किसी भी तत्व के ऊपर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम डॉट से दिखा देते हैं तो वह मूलक कहलाता है। जनरली होता क्या है, चलो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट यहाँ से साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो। ये मैंने HCl लिखा, थोड़ा बहुत साइंस तो हमने पढ़ रखी है। बीच में क्या दिखा रखा है, बॉन्ड। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लेकिन मान लीजिए एक हमने एलिमेंट दिखाया जिसके ऊपर क्या है, केवल एक डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। किसी के पास अगर मैं ऐसे दिखा दूं Cl-, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। जबकि अगर मैं क्लोरीन के ऊपर ऐसे एक डॉट दिखा रही हूँ, Cl, एक डॉट दिखा रही, इसका मतलब क्या है, उसके पास एक अनपेयर्ड, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कैसे ये उत्तरदायी हो रहा है, कैसे ये ओजोन को खत्म कर रहा है। देखते हैं बच्चों इसको एक बार। देखिए इस रिएक्शन की हेल्प से इसको हम देखते हैं। हालांकि मैं समझती हूँ कुछ स्टूडेंट्स नहीं होंगे साइंस बैकग्राउंड से, लेकिन साइंस तो आनी पड़ेगी आपको, तो इसके हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आपके सामने CF2Cl2 लिखा हुआ है। CF2Cl2 में C है, एक F है और दूसरा क्या है, C है। इसको हम कहते हैं, अगर किसी में कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं तो उसको हम CFC कहते हैं। देखो कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन है इसके अंदर। CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये लिखा हुआ एक टर्म, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सूरज का प्रकाश। अगर इस CFC के ऊपर क्या पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ से एक क्लोरीन मूलक, जिसको मैंने अभी भी बताया क्लोरीन मूलक प्राप्त होता है। जैसे ही यहाँ से ये क्लोरीन मूलक यहाँ से प्राप्त हुआ, ये क्लोरीन मूलक किससे क्रिया करता है, ये देखिए O3 का मतलब होता है, O3 है ओजोन का सूत्र। O3 इस क्लोरीन से क्रिया करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, O2 में कन्वर्ट कर देता है। आगे होगा क्या, यहाँ से जैसे ही O2 में कन्वर्ट होगा यहाँ से, तो क्योंकि आप जानते हैं भाई O3 है, O3 किस में कन्वर्ट हो गई, O2 प्लस O में। और ये जो O3 है इसका O2 प्लस O में टूट जाना ही ओजोन परत का अपक्षय कहलाता है, ओजोन परत का खत्म होना कहलाता है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। अब ये इसमें से बीच वाली जो रिएक्शन है वही ये काम कर रही है। वही क्या काम कर रही है कि क्लोरीन जो रेडिकल है, ये जो क्लोरीन मूलक है,
ये O3 से क्रिया करके इसमें किस में कन्वर्ट कर देता है, O2 में कन्वर्ट कर देता है और ऑक्सीजन को बाहर कर देता है। तो इसका आंसर क्या है अपना, क्लोरीन रेडिकल। जब तक एनवायरनमेंट में ये क्लोरीन रेडिकल मौजूद होते हैं तब तक ओजोन परत का अपक्षय चलता रहता है। अब आपको यहाँ से एक चीज समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स कि यहाँ से आंसर अपना क्या आएगा, क्लोरीन रेडिकल। एक चीज और, अगर आपको ऑप्शन में मान लीजिए इस तरह से मिलता है, एक तो CFC मिलता है और एक क्लोरीन रेडिकल मिलता है, तो मैं आपसे कहूंगी कि आंसर आप CFC को नहीं लगाएं, आप आंसर किसको लगाएं, क्लोरीन रेडिकल को लगाएं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में क्लोरीन मूलक नहीं मिलता, आपको CFC लिखा मिलता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम होता है, CFC। C मतलब क्लोरो, F मतलब फ्लोरीन, C मतलब कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा अगर CFC और क्लोरीन रेडिकल दोनों मिलते हैं तो आंसर क्या लगाना है, आपको यहाँ से क्लोरीन रेडिकल लगाना है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ से, मीनामाटा डिजीज किस धातु के कारण होता है, मीनामाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय विच मेटल। अब यहाँ से आंसर अपने पास 4 धातु दी हुई हैं, मरकरी, लेड, आर्सेनिक और जिंक। इसका सही आंसर क्या है यहाँ से, मरकरी। मरकरी को हम हिंदी में पारा भी कहते हैं। सभी जानते हैं इस चीज को कि मरकरी पारा भी होती है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया भी था आपको, मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अब ये मीनामाटा डिजीज क्या होता है, कैसे हम क्या समझे इस मीनामाटा के बारे में, तो मैं आपको बता दूं। याद करने के लिए तो ऐसे याद कर लेना, इसका नाम मैं से है और इसका नाम भी म से है, तो म से म अपना मिल जाएगा, मरकरी मीनामाटा याद रह जाएगा। लेकिन थोड़ा जान भी तो ले आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मीनामाटा जो डिजीज थी ये सबसे पहले देखी गई थी जापान में। जापान का एक शहर था मीनामाटा, मीनामाटा के पास ही मीनामाटा खाड़ी, मीनामाटा खाड़ी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ से। मीनामाटा खाड़ी में बहुत सारे केमिकल वेस्ट मतलब जैसे मान लीजिए हम इसको ऐसा मान ले, इसके अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियों का क्या आता था, केमिकल वेस्ट मतलब पदार्थ जो है प्रदूषित पदार्थ इसके अंदर पड़ता था, जिसके अंदर किसकी मात्रा होती थी, मरकरी की मात्रा होती थी। अब ये जो अभी किसी पानी के अंदर ये मरकरी जा रहा है तो इसके अंदर क्या मौजूद होंगी, पानी में फिश मौजूद होगी। भाई क्या मौजूद होगी पानी के अंदर, फिश तो मौजूद होगी। अब ये फिश क्या करेगी, इस मरकरी को खा लेगी। अब और भी चीज आपको डिटेल बता दूं, मरकरी में भी कौन सा मरकरी, मिथाइलेटेड मरकरी। मिथाइलेटेड मरकरी का मतलब हो गया CH3Hg, अर्थात उसके अंदर एक कार्बन और होगा। वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है मीनामाटा डिजीज मरकरी से होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कैसी ये डिजीज हुई। तो जापान में मीनामाटा की खाड़ी में जो फैक्ट्रियां थी उन्होंने क्या करा, इसके अंदर क्या डाल दिया, मरकरी डाल दिया। उस मरकरी को किसने खा लिया, फिश ने खा लिया। अब फिश ने वो मरकरी खा लिया, अब लोग तो फिश भी खाते हैं, तो उस फिश को किसने खाया, इंसानों ने खा लिया। और इंसानों ने इसको खाया तो क्या हो गई, उनको वही पारा उनके अंदर जमा हो गया और ये उनके अंदर रोग हो गया। तो मीनामाटा डिजीज का ये कारण है अपने पास कि मीनामाटा डिजीज इस तरह से हुई। मीनामाटा डिजीज में होता क्या है, मीनामाटा डिजीज में जो अपना CNS होता है, CNS का मतलब है केंद्रीय नर्वस तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट रिलेट क्या होता है, हमारा मस्तिष्क, ब्रेन हमारा डायरेक्ट रिलेट होता है इस चीज से, इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हियरिंग लॉस मतलब सुनने की क्षमता में भी कमी आ जाती है इसके अंदर, ये इसके सिम्टम्स में शामिल है। तो एक बार हम इसको पिक्चर से देख लेते हैं कि मरकरी से कैसे कैसे हुआ, देखेंगे। देखिए यहाँ से आपको क्लियर समझ में आएंगे। देखो चीजें यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ से क्या निकल रहा है, मरकरी निकल रहा है। मरकरी किससे निकला, वोल्केनो से निकला, कोल प्लांट से निकला, और ये सारा खदानों से होता हुआ ये किसमें गया, सारा की सारा ये देखिए यहाँ से होता हुआ मीना, यहाँ से किसमें गया, ये सारा पानी में आ गया। इस पानी में आने के बाद इसको किसने खाया, एक छोटी फिश ने खाया, इस छोटी फिश के बाद इसने खाया और फिर इसके बाद इसको बड़ी फिश ने खा लिया। अगर ये सारा मरकरी खा लिया और ये मरकरी वाली फिश को किसने खा लिया, किसी इंसान ने खा लिया, तो मरकरी उसके अंदर जाके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा और उस वजह से उसके अंदर क्या आ जाएगी, वो पारे की मात्रा उसके अंदर इकट्ठी होने लग जाएगी। इस प्रकार से क्या होता है, मीनामाटा डिजीज इंसानों में होती है जो जापान में हुई थी। देखिए यहाँ से एक फैक्टर और मेरे पास एक इमेज है जिससे और समझ में आ जाएगा आपको। मिथाइल मरकरी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एसीटैल्डिहाइड। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एसीटैल्डिहाइड।
तो आगे इसके अंदर हम देखें कि एसिटाल्डिहाइड का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मिथाइल मरकरी। मैंने आपको बोला था अभी CH3Hg, मरकरी में भी कौन सा, मिथाइल मरकरी। इट इज डिस्चार्ज विद फैक्ट्री ड्रेनेज पॉल्यूटेड फिशेज एंड सेलफिशेज। इसका मतलब क्या है कि ये सारा जो मिथाइल मरकरी था वो फैक्ट्री ने किस में डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया। पीपल एट दैम इन लार्ज क्वांटिटी, ज्यादा मात्रा में लोगों ने इसको क्या खा लिया, देखो ये फिश थी और इसको किसने खा दिया, लोगों ने खा लिया। देन मीनामाटा डिजीज ब्रोक आउट, जिससे डिजीज मीनामाटा डिजीज यहाँ से हुई। तो ये मैंने आपको पिक्चर की हेल्प से भी समझा दिया है कि कैसे मीनामाटा डिजीज हुई। एक बार इसके सिम्टम्स भी आप देख लीजिए। मसल वीकनेस है यहाँ से, मसल वीकनेस, डैमेज टू हियरिंग, वॉइस स्पीच, क्रिपलिंग हैंड्स एंड फीट, पैरालिसिस, कॉमा, डेथ। मसल वीकनेस तो हमारी मांसपेशियों में क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। हमें हियरिंग लॉस मतलब सुनने की क्षमता में, विजन मतलब देखना, स्पीच मतलब बोलना, क्रिपलिंग हैंड एंड फीट्स, जो फीट्स और ये अपने पास हैंड्स है इनमें भी देखिए आप क्रिपलिंग किस तरह से हो रही है, ये देखिए टेढ़े बांके हो गए यहाँ से। पैरालिसिस आप जानते हैं लकवा होता है, कॉमा में जा सकता है या डेथ हो सकती है, तो जनरली ये होते हैं। और बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए तो ये केसेस भी हो सकते हैं। पैरालिसिस तभी होगा हमें, हम जानते हैं जब हमारा दिमाग काम नहीं करेगा तो वहां से हमें पैरालिसिस भी हो सकता है। मीनामाटा डिजीज है, मरकरी के ये अपने सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है अपना, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस आयन की अधिकता के कारण होता है, नाइट्रेट आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन। तो आंसर आपको बता दें, इसका आंसर है नाइट्रेट आयन। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको नाइट्रेट आयन लिखना आता है NO3-। बच्चों ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब क्या है, सिंड्रोम मतलब तो क्या होगी, बीमारी। ब्लू में भी मतलब बच्चे का नीले रंग का हो जाना, किस वजह से होता है, नाइट्रेट आयन की वजह से होता है। वही चीज है बच्चों, पानी है, पानी के अंदर अगर किसी फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल से नाइट्रेट आयन की मात्रा ज्यादा हो गई तो और उस पानी को किसी गर्भवती महिला ने पी लिया, प्रेग्नेंट लेडी ने अगर ऐसा पानी पी लिया जिसके अंदर नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा है, तो होने वाले बच्चों का जो रंग है वो नीला हो सकता है, नीलापन कहीं कहीं हो सकता है, ये चीज़ होती है। और इसको हम डिटेल में जानते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ब्लू बेबी सिंड्रोम में शिशुओं का पाचन तंत्र नाइट्रेट आयन को नाइट्राइट में बदल देता है। नाइट्रेट आयन किस में चेंज कर देता है, नाइट्राइट में। जो नाइट्रेट आयन होता है वो मैंने आपको बता दिया NO3- होता है, जबकि नाइट्राइट आयन जो होता है वो NO2- होता है। हुआ क्या उससे, जो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो किस में चेंज आता है, मैथेमोग्लोबिनोमेनिया में चेंज हो जाता है। अतः हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। इतना तो आप सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे शरीर का जो रंग होता है, हमारे खून का रंग जो होता है वो क्या होता है, लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता है तो हमारे अंग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, और हमारे अंगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, उसकी वजह से हमारा रक्त का रंग लाल से नीला होने लगता है। मैं आपको बता दूं, जिस अंग में हमारे ऑक्सीजन नहीं होती है, जहां खून में ऑक्सीजन की कमी होती है, वो जगह नीली दिखाई देती है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। आप अपने शरीर में देखो, अपने हाथों पे नसें दिखती हैं, वो नसें कैसे रंग की है, नीले रंग की हैं, क्योंकि वहां पर जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हमारे कहीं चोट लग जाती है, नील पड़ जाती है, कई बार हम कहते हैं हमारे नील पड़ गई, तो वो नील जो पड़ती है वहां पर ब्लड में ऑक्सीजन उस समय नहीं होती। जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है वो रेड कलर का होता है, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है वो कैसे रंग का होता है, नीले रंग का होता है। जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें बेबी के ऊपर क्या दिखा रखा है, ब्लू कलर दिखा रखा है, तो वो ब्लू ब्लू पड़ जाना वो क्या है, नाइट्रेट आयन की वजह से है। नाइट्रेट आयन अगर ज़्यादा हो गए तो बच्चे के रंग में नीला रंग दिखाई देगा, अर्थात उस खून में ऑक्सीजन की कमी होगी। और आप सभी जानते हैं कि हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। खून में ऑक्सीजन की कमी यदि होती है तो मृत्यु भी हो सकती है। देखिए अब अपना नेक्स्ट, देखिए यहाँ से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से वही कार्बन डाइऑक्साइड आप में आया तो कहोगे मैडम फिर से लगाना है क्या इसमें, नहीं ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आंसर जो है आपका ये इसको ना सोचे कि जलवाष्प कि पानी की बूंदे भी क्या ग्रीन हाउस गैस हो सकती है क्या, बिल्कुल बच्चों मैं आपको बता दूं ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं। मीथेन भी, वाटर वेपर भी और कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली इस चीज को याद रखना बच्चों कि यहाँ से जलवाष्प भी कार्बन ग्रीन हाउस गैस होती है। अगर किसी को ग्रीन हाउस का मतलब नहीं पता है तो एक बार हम देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस वास्तव में क्या होता है। देखिए यहाँ से ग्रीन हाउस गैसेज आप यहाँ से देख सकते हैं, सारी गैसेज हैं, थोड़ा इमेज क्लियर नहीं है, मैं बोल के बता देती हूँ आपको। यहाँ से
अपने पास मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये मैथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ओजोन भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनकी आपको लिस्ट यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा दी है। आगे एक बार देख लेते हैं, यहाँ से एक बार देख लेते हैं इमेज से कि ग्रीन हाउस इफेक्ट काम कैसे करता है। ये आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ है हमारी, यहाँ से क्या है अपना सनलाइट आ रही है। सनलाइट क्या होती है, डायरेक्ट क्या होती है, धरती पे आती है हमारे पास। तो कुछ सनलाइट तो धरती पे आ जाती है, लेकिन कुछ सनलाइट देखिए यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से भी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन कुछ सनलाइट यहाँ से देखिए, ये यहाँ से गई, ऊपर गई और कहाँ आ गई, ये वापस नीचे आ गई। अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं जिससे ये टकराई, ये देखिए, ये यहाँ पर एक आवरण दिखा रहे हो, ये जो आवरण दिख रहा है ना, वो किसका होता है, CO2 गैस का ही होता है। ये आवरण किसका होता है, CO2 गैस का ही होता है। होता क्या है कि ये CO2 गैस जो होती है वो इस हीट को, जो सनलाइट से आ रही है, उस सनलाइट से आने वाली हीट को ये जो गैस है वो क्या कर लेती है, पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो हीट जो होती है वो धरती पर ही रह जाती है और वातावरण गर्म होने लगता है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये देखिए, ये वाला एक, मैं केवल एक को हाईलाइट करूंगी यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये आई, रिफ्लेक्ट होने की कोशिश करी, किससे टकराई, इस आवरण से टकराई। और ये आवरण किसका है, ये CO2 का आवरण है, ग्रीन हाउस गैस का आवरण है। और इससे टकराने के बाद वापस कहाँ आ गई, धरती पर आ गई। अर्थात उसने इस हीट को बाहर जाने नहीं दिया और जो धरती पे ही रह गया। अगर धरती पे अगर ये वातावरण में रह गई ये हीट, तो इस धरती का क्या करने लगेगी, तापमान बढ़ाने लगेगी। ये देखिए वार्मिंग इफेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, वार्मिंग इफेक्ट, मतलब इस धरती को गर्माना शुरू कर देती है। अगर आप सोचिए, अगर ये लेयर यहाँ से नहीं होती, अगर ये ग्रीन हाउस गैस की लेयर यहाँ से नहीं होती बाहर, तो ये यहाँ से इसको टकराती नहीं और ये यहाँ से बाहर चली जाती। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, धरती को गर्म करने का प्रभाव दिखाती है। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें और क्लियर है। सनलाइट क्या हुई, यहाँ से देख सकते हैं आप, और क्लियर स्क्रीनशॉट है। यहाँ से सनलाइट धरती पे आई, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कुछ सनलाइट क्या हो गई, बाहर हुई, कुछ सनलाइट यहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशन इज गिवन ऑफ बाय द अर्थ, और यहाँ से दिखा रखा है बाहर। लेकिन कुछ सनलाइट क्या हो गई, इससे टकरा के, ये देखिए ये वाला सिंबल दिखा रखा है आपको, ये वाला, ये वापस क्या आ गई, नीचे आ गई। तो इसमें एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। सनलाइट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द अर्थ, इंफ्रारेड रेडिएशन इज गिवन ऑफ बाय द अर्थ, इंफ्रारेड रेडिएशन कौन दे रही है, धरती दे रही है। तीसरा दे रखा है कि आउटर स्पेस में चली जाती है अगर, तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ से धरती क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। लेकिन सम इंफ्रारेड रेडिएशन, लेकिन कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द गैसेस इन द एयर, लेकिन कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन गैस द्वारा ट्रैप कर ली जाती है। कीपिंग द अर्थ वार्म, कीपिंग द अर्थ वार्म, जिससे अर्थ क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है। पांचवा पॉइंट दे रखा है, एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, increasing level of CO2 increase the amount of heat retained, causing the atmosphere earth start up to the surface to heat up। समझ आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छा समझने के लिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है। इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय विच मेटल। फिर से वही ऑप्शन है हमारा, मरकरी, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम। तो आपका आंसर बता दें यहाँ से क्या है, यहाँ से कैडमियम आंसर है, CD। कैडमियम से वही टाई रोग होगा। कैसे होगा, वही पानी के अंदर अगर कैडमियम जाता है और उसको कोई भी फिश खा लेती है, और उसको कौन खा लेता है, इंसान खा लेता है, तो उसे भी वह रोग हो जाएगा। टाई रोग में बेसिकली क्या होता है देख लेते हैं एक बार। आप एक बार देख लीजिए, टाई डिजीज में आपको एक देखिए यहाँ पे एक बच्चा दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर क्या होगा, यहाँ से देखिए टाई डिजीज आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से इसकी जो बैकबोन है ये झुकी हुई है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है, इसकी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये झुक जाती है। और दूसरा इसके आप ये देखिए बोन्स देख रहे हैं, तो मसल्स और जॉइंट्स जो होते हैं यहाँ से क्या होने लगते हैं, ये झुकने लगते हैं। यहाँ से इन जॉइंट्स में पेन होने लगता है। कॉज्ड फ्रॉम कैडमियम माइनिंग, वेस्ट डम्प्ड इन द रिवर्स देन यूज्ड फॉर इरिगेशन। मैंने वही चीज कही थी आपसे, कैडमियम को किस में डाल दिया, डंप कर दिया पानी रिवर में, नदी में, और उसी से क्या कर दी, फसलों की सिंचाई कर दी, इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, अर्थात क्रॉप की उसी से सिंचाई कर दी। किस कहाँ फाइंड आउट हुई थी, जापान में। इसको हम आउच डिजीज भी बोलते हैं। तो एक और नाम पता चल गया, आउच डिजीज। एक्सट्रीमली पेनफुल और अटैक्स द बोन, आप बोन्स पर अटैक करता है। तो आपको मेन दो स्थितियां मैंने आपको यहाँ से
बता दी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वायुयान वायुमंडल की कौन सी परत में उड़ते हैं? एरोप्लेन फ्लाइज इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका परफेक्ट आंसर है बच्चों समताप मंडल, इट मीन्स स्ट्रेटोस्फियर। अब मैं आपको थोड़ी सी यहाँ डिटेल देने वाली हूँ इसके बारे में। पहली बात तो वायुयान क्षोभ मंडल में होता क्या है, हमारी जो अर्थ होती है इसके ऊपर 5 लेयर होती है, 2, 3, 4 और ये 5। फर्स्ट लेयर जो होती है यहाँ से ये होती है अपनी क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फियर, जिसके अंदर बादल वगैरह बनते हैं जो हमारी धरती के सबसे करीब होती है। उसके बाद कौन सी आती है, सेकंड लेयर जो आती है वो है हमारी समताप मंडल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, इसके अंदर बादल वगैरह नहीं बनते हैं बच्चों, इसीलिए जो प्लेन्स होते हैं वो इसमें उड़ाए जाते हैं, इस तीसरी लेयर में सेकंड लेयर में उड़ाए जाते हैं, ताकि बादलों के कारण आने वाली समस्याएं, अगर क्षोभ मंडल में क्या होता है मौसम परिवर्तन होता है, जैसे बारिश का आना, आंधी चलना, हवा वगैरह तेज कम होना, लेकिन समताप मंडल आप देख रहे हो जैसा नाम से है समताप अर्थात तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए प्लेन्स को उड़ने में यहाँ परेशानी नहीं होती, इसीलिए इसमें प्लेन उड़ते हैं। बीच का मध्य मंडल अर्थात तीसरा जो होगा, 5 लेयर बता रही हूँ तो 2 ऊपर छोड़ दीजिए, 2 नीचे छोड़ दीजिए। जो बीच वाली लेयर आ गई अपने पास, ये वाली तीसरी लेयर जो आ गई बीच वाली, यही तो होगी, इसको हम कहेंगे मीजोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद अपना आता है थर्मोस्फीयर और लास्ट आता है अपना एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल। इसको एक इमेज की हेल्प से समझते हैं, देखेगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से आपको देखो, यहाँ से सबसे पहले कौन सी दिख रही है ट्रोपोस्फियर, फिर कौन सी दिख रही है स्ट्रेटोस्फियर, फिर कौन सी आ रही है अपनी मीजोस्फियर मतलब मध्य मंडल, फिर चौथी आती है अपनी थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर का मतलब है बहिर्मंडल। हिंदी में बोले तो ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, मीजोस्फियर मध्य मंडल, आयनोस्फियर आयन मंडल, थर्मोस्फियर इसको थर्मोस्फियर भी बोलते, थर्मोमंडल कह सकते हो, और लास्ट है अपना एक्सोस्फियर। मैं आपको थर्मोस्फियर और आयनोस्फियर की कह दूं, ये इसको दोनों में से कोई भी नाम आप बोल सकते हो। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, वो ये वाला है, ओजोन मंडल हमने सुना हुआ है कि वो जो ओजोन की जो परत होती है जो हमारी यूवी विकिरणों से रक्षा करती है, वो कौन सी परत में होती है? तो बच्चों वो होती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर में। क्वेश्चन आपके सामने कुछ ही है, लेकिन उसकी डिटेल के साथ आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिल गई होगी कि स्ट्रेटोस्फियर में कौन सी परत होती है, ओजोन परत होती है, जो कि कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओजोन मंडल कौन सी परत में होता है, वो है आपका स्ट्रेटोस्फियर में अर्थात समताप मंडल में होता है। देखिए यहाँ पे प्लेन भी बना रखा है, जो प्लेन वगैरह उड़ते हैं वो किस में बनते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में। आगे आप देख रहे हो यहाँ से, ये देखिए यहाँ से बादल वगैरह दिख रहे हैं आपको, वो किस में दिख रहे हैं, ट्रोपोस्फियर में। तो आपको यहाँ से ये चीज़ भी दिख रही है, और देखिए यहाँ से सैटेलाइट वगैरह आपको दिख रही है, यहाँ से ये देखिए यहाँ से उल्का पिंड वगैरह दिख रहे हैं, तो ये अलग अलग बता रखा है। और जब हमारा अंतरिक्ष यहाँ से धरती का वायुमंडल खत्म हो जाता है तो उसके बाहर का पूरा जो परत है, वो जो पूरा अपने पास बचा हुआ भाग है, उसको बाहर का मंडल मतलब बहिर्मंडल कह दिया जाता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन की अपनी एक्सप्लेनेशन हुई बच्चों, और इसी के साथ अपना आज का सेशन यही समाप्त होता है अपना। अब अपन मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट सेशन में, इतने आप इस चीज़ को प्रिपेयर कर लीजिए, याद कर लीजिए, और आपको लगता है कि हाँ अच्छे से आपको मिल रहा है यहाँ से मटेरियल, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको सेशन अच्छा लगा, आपकी कुछ जीके अपडेट हुई, आपके क्वेश्चंस जो हैं वहाँ से इम्प्रूव हुए। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, क्लास 12th की केमिस्ट्री भी इसी चैनल पे पढ़ाई जा रही है, जिसमें मैंने 4 से 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं बच्चों। और आप चाहें तो आपके कोई छोटे भाई बहन हो जो 12th की केमिस्ट्री पढ़ना चाहें, वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जितना भी मटेरियल मैंने 12th की केमिस्ट्री का बना रखा है, चैप्टर पढ़ा रखे हैं, वो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं। मेन चैनल जो केमिस्ट्री के लिए है, फिर सोचा गया कि जनरल साइंस भी बच्चों को अपडेट कराई जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मैटर के साथ। तो उसके लिए मैं आपको आगे के लिए ऑल दी बेस्ट कहूँगी, अपनी तैयारी आप करते रहिए जीके की। धन्यवाद।